भारत ने हाल ही के समय पर जिस तरह का एक मोमेंटम कावेरी इंजन की फंडिंग के लिए चलाया था, उसके साथ एक सवाल खड़ा हुआ था कि दुनिया के कुछ ही देश हैं जिनके पास फाइटर जेट के इंजन बनाने की ताकत है। उनमें से फ्रांस एक है। हालांकि दुनिया के बड़े देशों के पास, मतलब इंक्लूडिंग 4 देश ही हैं, चाइना के पास भी फाइटर जेट का इंजन बनाने की तकनीक नहीं है। ऐसे में भारत जैसे देश के पास क्या फाइटर जेट की तकनीक आने वाली है? यह खबर क्या इतनी इंपॉर्टेंट है? क्या हम इसे भारत के लिए एक सकारात्मक कदम देख सकते हैं? तो ज्यादा उम्मीद तो मत रखिए इस न्यूज के साथ। हां, बस एक शुरुआत इस बात की मान सकते हैं कि भारत के साथ राफेल अपना कुछ अंग बना रहा है। राफेल फाइटर जेट का कुछ हिस्सा यहां बनेगा। वो कौन सा हिस्सा होता है आज के सेशन में हम समझेंगे, लेकिन हां, इस पार्ट से एक शुरुआत जरूर हुई भारत में इतने बड़े फाइटर जेट के हिस्सों की, और आने वाले समय में उम्मीदें बढ़ा सकते हैं। तो क्या बनने जा रहा है, किस तरह से आगे का समय चलेगा, उसकी सारे जिक्र आपके साथ होंगे। खबर है कि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ मिलकर के डैसॉल्ट एविएशन ने फाइटर एयरक्राफ्ट का फ्यूजलैग इंडिया में बनाने का टाई अप किया है। अब ये फ्यूजलैग क्या होता है ये हम बताएंगे, लेकिन जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो 2028 में उपयोग के लिए तैयार होगा। मतलब अब से काम शुरू होगा तो 2028 में जाकर के ये असेंबली के लिए यूज हो पाएगा। कहा जा रहा है कि जिस तरह की फैसिलिटीज लगाई जा रही हैं, उसके बाद 2 कंप्लीट फ्यूजलैग पर मंथ बनाए जा सकते हैं। और ऐसा किसने अनाउंस किया? तो एरिक ट्रेपी करके जो चेयरमैन और सीईओ हैं डैसॉल्ट एविएशन के, उनके द्वारा कहा गया। और यह भी कहा गया कि डैसो के इतिहास में यह पहली बार है कि वो फ्रांस के बाहर फ्यूजलैग बना रहे हैं। और फ्रांस के बाहर फ्यूजलैग बनाना टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा भी यह शो किया गया और डैसो के द्वारा भी किया गया। अब सवाल बड़ा है यहां तक पहुंचते पहुंचते, आफ्टर ऑल टाटा एडवांस टेक्नोलॉजी सिस्टम के पास क्या डिफेंस का कोई एक्सपीरियंस है? दूसरा सवाल यह कि जो ये बनाने की बात हो रही है ये क्या है? तो देखिए, यहां कुछ तस्वीरें आपको समझाने के लिए समय शायद काम आ जाए। ये जो आपको बाहर की तरफ का पार्ट दिखाई दे रहा है, ये पार्ट ही फ्यूजलैग कहलाता है। और इस फ्यूजलैग के निर्माण के लिए भारत में टाटा कंपनी का उपयोग किया जाएगा। टाटा एडवांस सिस्टम का उपयोग किया जाएगा। अच्छा, अब इसमें 2 बड़े मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जानने के। पहला, ये पहली बार है कि राफेल का फ्यूजलैज बाहर बन रहा है फ्रांस के। और दूसरा, ये हैदराबाद के अंदर बनाया जाएगा। डेडिकेटेड फैसिलिटी इसकी डेवलप की जा रही है। जहां तक बात हो डैसो की, तो डैसॉल्ट फ्रांस की एक कंपनी है जो अब तक 10,000 एयरक्राफ्ट बना चुकी है, इंक्लूडिंग फाइटर जेट्स। ऐसे में 10,000 से अधिक फाइटर जेट्स बनाने वाली या फिर एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी का भारत की टाटा एडवांस सिस्टम के साथ यह टाई अप है। टाटा एडवांस सिस्टम 2007 में बना था, जो रक्षा, एरोस्पेस और होमलैंड सिक्योरिटी के क्षेत्र में काम कर रहा है। इसका मुख्यालय मुंबई में है और यह विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, मिसाइल सिस्टम और रक्षा उपकरणों के पुर्जे बनाता है। इसकी सिरस्कोस्की, बोइंग, लॉकहेड मार्टिन और डैसॉल्ट एविएशन जैसी ग्लोबल कंपनियों के साथ ऑलरेडी साझेदारी है। जैसे भारत के डिफेंस इक्विपमेंट्स को बनाता हुआ एक ही है, ट्वीट्स आपको दिखाई दे सकता है। ऐसे ही कुछ इनके वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारियां हैं कि ये क्या क्या बनाते हैं। जैसे आर्टिलरी का ट्रक हुआ, साथ में MRSAM आर्मी लॉन्चर हुआ, जीनॉन एम्बुलेंस हुई, अनएक्सप्लोडेड ऑर्डिनेंस हैंडलिंग रोबोट कैरियर हुआ, ये मटेरियल हैंडलिंग क्रोन, ये सब चीजें जो हैं आपको दिख सकती हैं। ऐसे ही आकाश एयरफोर्स का जो लॉन्चर है वो भी टाटा के द्वारा ही बनाया जाता है। ऐसे ही अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स यानी कि UAVs भी टाटा एडवांस सिस्टम के द्वारा बनाए जाते हैं। यहां पर कुछ और भी जानकारियां हैं कि टाटा के द्वारा किस किस तरह के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। अब और थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि अब ये जो चीज बनाने जा रहे हैं इसका उपयोग क्या होता है और कैसे काम करता है। देखिए, अगर एक फाइटर जेट देखा जाए तो इसमें ये जो येलो रंग का पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम फ्यूजलाग है। अगर किसी विमान की बात करें तो उसकी मेन बॉडी फ्यूजलाग है। अब ये पूछेंगे फिर तो पूरी तरह से फाइटर जेट ही बन गया अगर ये पूरा पूरा हिस्सा ही यहां बनने वाला है। असल मायने में फाइटर जेट्स का हो या फिर किसी एयरक्राफ्ट का, यह हिस्सा मायने जरूर रखता है। इसलिए रखता है क्योंकि आवाज की गति से कई गुना तेज चलते हैं ये फाइटर जेट्स। ऐसे में बॉडी का ऐसा होना जरूरी है कि वो हीट की वजह से या फिर किसी भी प्रकार के घर्षण की वजह से खराब ना हो। निश्चित ही इसमें तकनीक लगती है और यह तकनीक भारत के पास होना अपने आप में एक बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन भारत के अंदर या दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ी डिमांड है वो इनको उड़ाने वाले इंजन की है। हम लोग इंजन नहीं बना पा रहे। दुनिया के बहुत ही कम देश हैं जो इंजन बना पाते हैं, जिसमें रशिया, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन शामिल हैं।
चीन तक के पास भी ये तकनीकी नहीं है। तो कुछ ही देशों के पास जब ये तकनीक है, ऐसे में भारत खुद का फाइटर जेट का इंजन बनाना लगातार लंबे समय से चाह रहा है। ये जो बनाने की सुविधाओं की बात हो रही है, उसमें से फ्यूजलाग तो ये लोग बना देंगे, लेकिन फ्यूजलाग को बनाने का कमर्शियल यूज क्या है? तो कमर्शियल यूज के नाम पर यही है कि ये बनने के बाद फिर से इंजन फिट होने वहीं जाएगा, यानी फ्रांस में ही फिट होकर आएगा। तो ये कुछ इस तरह का ढांचा बना रहे हैं। आसान भाषा में मैं कहूं तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि बस की बॉडी बना रहे हैं। बस का इंजन तो कहीं और से बनकर आया है ना, लेकिन उस चेचिस के बाद में बॉडी जो है ना, बस की या ट्रक की जो बॉडी बनती है, वो एक तरह से इंडिया में बनना शुरू हो जाएगी। ठीक है, फिलहाल राफेल के पुर्जे पहले से ही बनाता आ रहा है टाटा, और अब आगे चल करके ये फ्यूजलाग भी भारत के अंदर बनाएगा। इसके लिए भारत के अंदर बड़ा निवेश होगा। निवेश का काम इसी राफेल की कंपनी डैसॉल्ट एविएशन के द्वारा इंडिया में किया जाएगा। भारत फ्रांस का इसकी वजह से रक्षा सहयोग भी और ज्यादा बढ़ेगा, ऐसी उम्मीदें जताई जा रही हैं, और 2027-28 में जाकर के फ्यूजलाग्स मिलने शुरू हो जाएंगे। हो सकता है वो इंडिया में यूज हो या फिर कहीं और देश में बेचे जाएं तो यूज में हो। ठीक है, ये तो हुआ इस घटना से जुड़ा अपडेट। अब राफेल के साथ जुड़ा कुछ इतिहास और विवाद, उसका जिक्र भी कर लेते हैं। बात की जाए राफेल बनाने वाली कंपनी डैसो एविएशन की, तो उसने 1929 के अंदर फ्रांस के सेंट क्लाउड में अपना मुख्यालय शुरू करते हुए निर्माण शुरू किए थे। यह कंपनी ही मिराज 2000 जैसे फाइटर जेट और राफेल जैसे फाइटर जेट बनाती आ रही है। भारत के साथ 2016 में 36 राफेल फाइटर जेट्स का भी इसी के साथ डील हुआ था, और 2025 में 26 राफेल मरीन जेट्स का भी डील इसी के साथ जुड़ा हुआ है। ये 4.5 जनरेशन का ट्विन इंजन फाइटर जेट है, 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं है, और इसकी जो चलने की स्पीड है वो आवाज से लगभग 2 गुना यानी 1.8 मैक है, और इसकी कॉम्बैट रेडियस यानी कि 1000 किलोमीटर की रेंज को ये कवर करता है जब ये लड़ाई के लिए हवा में होता है। इसके मतलब इस फाइटर जेट्स की और विशेषताओं में, जहां एक और इसकी उपलब्धियां ये कि इसने बहुत से युद्ध में अपना प्रदर्शन किया है, बढ़िया आवाज की गति से लगभग 2 गति से चलता है। उसके अतिरिक्त भी ये जाना जाता है अपने जो डिफेंस इक्विपमेंट हैं या फिर जो मिसाइलें हैं जो यहां से फेंकी जाती हैं, जिनका हाल ही में भारत ने पाकिस्तान पर बढ़िया उपयोग करके देखा है। इस वजह से ये ज्यादा खास हो जाता है। राफेल भारत के लिए गेम चेंजर माना गया, क्योंकि भारत ने राफेल के साथ साथ कुछ ऐसी मिसाइलें, क्योंकि ये न्यूक्लियर मिसाइल ले जाने में भी कैपेबल है, साथ ही साथ में ये ऐसी मिसाइलें जो स्कैल्प मिसाइलें थी जिन्होंने पाकिस्तान में फिलहाल जो तबाही मचाई, उन्हें भी ले जाने में ये सक्षम है। साथ ही साथ मीटियोर, जिसे दुनिया की सबसे उन्नत किस्म की मिसाइल माना जाता है, वो भी ये ले जाने में सक्षम है और ये लेकर ही चलता है। भारत ने वर्ष 2016 में 36 फाइटर जेट्स को खरीदा था, जो 2022 में भारत में पहुंचे। इसके लिए 58,000 करोड़ रुपए की डील हुई थी, और जो अब राफेल मरीन खरीदा जा रहा है, जो कि महंगा है और संख्या में कम है, वो राफेल जो ओरिजिनल अभी वाला हमारे पास है, उससे ज्यादा उन्नत किस्म का माना जाता है। बात 2016 की है, जब भारत ने 36 फ्रेंच राफेल फाइटर जेट्स को खरीदने का काम किया था। जरूरत क्या थी हमें? असल मायने में भारत के 2 बॉर्डर ऐसे हैं जहां पर एनी टाइम टेंस सिचुएशन रहती है, पाकिस्तान बॉर्डर और चाइनीज बॉर्डर। ऐसे में हमें दोनों जगहों को सुरक्षित करने के लिए एक साथ अगर 2 फ्रंट पर हमारी कभी वॉर छिड़ती है, तो हमें एयरफोर्स के स्क्वाड्रन की जरूरत पड़ती है। अकॉर्डिंग टू इंडियन एयरफोर्स, भारत को 45 स्क्वाड्रंस की जरूरत है, यानी कि एक तरह से यूनिट समझिए छोटी, जिस यूनिट में मतलब अलग अलग प्रकार के फाइटर जेट्स को रख करके कि हाँ आपके पास ये, आपके हवाले ये क्षेत्र है, आप इस क्षेत्र की निगरानी करेंगे, इस तरह से। भारत में फिलहाल वर्किंग 33 स्क्वाड्रंस ही हैं। मतलब भारत को अभी सख्त जरूरत है फाइटर जेट्स की, और इसी कारण से लंबे समय से भारत फाइटर जेट्स को खरीदने का विचार कर रहा था। इसी क्रम में भारत ने 36 फाइटर जेट राफेल खरीदे, और इसको हमने 2022 के अंदर प्राप्त कर लिया। लेकिन इसी बीच में राफेल को लेकर पॉलिटिकल वारफेयर चला। किस तरह का वारफेयर चला? भारत के अंदर जब मोदी सरकार बनी 2014 में, तो उन्होंने 2015 में अनाउंस किया कि हम फ्रांस सरकार से राफेल फाइटर जेट खरीद रहे हैं। असल में ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट टाई अप रखा गया, कंपनी से भारत का नहीं रखा गया, ताकि इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी को सरकार क्लेम कर सके। लेकिन इस बात पर कांग्रेस, जो उस समय यूपीए के अंदर सहयोगी पार्टी थी या मेजर पार्टी थी, उसने आरोप लगाया कि जितने रुपए में आप ये खरीद रहे हो, इससे लगभग 1/3 कीमत पर हमने अपने टाइम पर फ्रांस से डील की थी। वो डील एग्जीक्यूट होती, आपने उसे इतने महंगे में खरीद लिया। 126 राफेल हम लोग बाय करने वाले थे, आप 36 राफेल पर रह गए।
ऐसे में काफी ज्यादा इस बात पर राजनीति हुई। असल मायने में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तब उन्होंने इन राफेल के प्रोक्योरमेंट के लिए $12 बिलियन की लगभग एक डील की थी, जो कि बाद में बीजेपी ने $8.5 बिलियन के आसपास एग्जीक्यूट की थी। 36 फाइटर जेट्स को हमने लगभग $7-8 बिलियन के आसपास खरीदा, जबकि मनमोहन सिंह जी $12 बिलियन के अंदर 126 फाइटर जेट खरीदने की बात कर चुके थे। 36 फाइटर जेट जो डिफेंस डील के साथ यहां पर हुए, इसके साथ साथ कुछ और डील्स भी की गई कि इंजन बनाने वाली कंपनी के साथ तमाम प्रकार की बातचीत हुई। इस पर लेकिन आरोप लगते रहे, हाँ मतलब ये 36 जो है ना, ये 7.8 यूरो मतलब $8 बिलियन के आसपास का रकम है। तो कांग्रेस का आरोप यह रहा कि आप लोगों ने इस राफेल डील के अंदर बहुत ज्यादा महंगा खर्चा कर दिया है। मतलब एक तरह से 2015 के अंदर 36 राफेल फाइटर जेट की 5.6 बिलियन यूरो में जो तय हुई कीमत थी, उसे $7.87 बिलियन के अंदर सरकार ने खरीदा। मतलब सरकार लगभग $2.5 बिलियन यानी कि एक तरीके से 20,000 करोड़ के आसपास एक्स्ट्रा पैसा दे चुकी है। इस एक्स्ट्रा पैसे के कारण आरोप लगा सरकार पे कि सरकार ने इसके क्लॉज में कहीं भी कोई रिश्वत का, गिफ्ट का, इन्फ्लुएंस का, कमीशन का, मिडिलमैन जैसी कोई शर्तें ही नहीं रखी थी। साथ में यह भी तय कर दिया गया था कि एंटी करप्शन के जो नियम होते थे डिफेंस डील के अंदर, वो भी सरकार ने हटा दिए थे। यह कहते हुए कांग्रेस काफी हमलावर रही। सरकार ने अपनी तरफ से कहा कि भाई हमने इस पूरे प्रोसेस में 30% राफेल बनाने वाली कंपनी से कहा है कि वो भारत में निवेश करेगी, और वो भारत में निवेश ऑफसेट क्लॉज के तहत करेगी। अर्थात हमारी डिफेंस डील हुई है और उस डिफेंस डील की वजह से जो पैसा हमारा वहां गया है उसमें से 30% वो लोग हमारे देश में ही पैसा वापस लगाएंगे, मेक इन इंडिया के तहत लगाएं या किसी भी तरह से वो हमारे साथ ऑफसेट क्लॉज पे काम करेंगे। और 15% जो है ना, भारत केवल इसका एडवांस में पैसा देगा, बाकी पैसा बाद में दिया जाता रहेगा। इस बात को लेकर भारत की राजनीति बहुत गर्माई। यह कहा जाने लगा कि मनमोहन सिंह जी की सरकार 629 करोड़ रुपए में खरीद रही थी, बीजेपी ने 1611 करोड़ रुपए के अंदर इस फाइटर जेट को खरीदा। फिर एक खबर निकल कर आई कि यह खबर मतलब मनमोहन सिंह जी की सरकार का यह कहना कि वो तो इतने में ही खरीद रहे थे, बाकी दुनिया से कंपेयर करो तो मिस्र ने इसे खरीदा था 1750 करोड़ रुपए में, कतर ने खरीदा था 2083 करोड़ में, और इन्होंने भारत ने खरीदा 1611 करोड़ में। इस तरह की चर्चाएं आने लगी। लेकिन फिर कांग्रेस ने कहा कि नहीं, ये फर्जी खबर है, ऐसा नहीं है। कतर ने 1319 में खरीदा, मोदी जी ने 1670 करोड़ में खरीदा और मनमोहन सिंह जी 570 करोड़ में खरीद रहे थे। मतलब एक तरीके से मोदी सरकार के ऊपर पर फाइटर जेट 1100 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा देने का राहुल गांधी जी के द्वारा आरोप लगाया गया। आरोप था कि इन्होंने ये जो एक्स्ट्रा पैसा दिया है ये डिफेंस सेक्टर का एक सबसे बड़ा स्कैम है। इस पर जब सीईओ ऑफ राफेल इंडिया आए तो उनसे इंटरव्यू में पूछा भी गया कि भाई साहब, आपने ये जो पैसा लिया है ये क्या आप झूठ बोल रहे हो कि उस समय पर, मतलब आरोप है आपके ऊपर कि राफेल उस समय तो इतने में काम कर रहा था, अब आप अब कर रहे हो। तो इन्होंने कहा कि मैं झूठ नहीं बोलता, मैं जिस पोजीशन पे हूं उस पर मैं झूठ नहीं बोलता। कांग्रेस लेकिन यहां नहीं रुकी, उन्होंने इस बात को और उठाया और कहा कि आप लोगों ने ये पूरा काम तो कर लिया, लेकिन इसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की भी कहीं कोई गारंटी नहीं है, कोई सॉवरेन गारंटी नहीं है कि फ्रांस सरकार ये कह दे कि कल को 150 पैसे लेके भाग गया तो फ्रांस सरकार पैसे वापस देगी, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। कुल मिलाकर के आप लोगों ने 126 फाइटर जेट हमारी सेना की जरूरत थी, आपने 36 खरीदे और जो दाम दिया वो लगभग 3 गुना दाम आपने पैदा किया, मतलब पे किया। इस पर भारत सरकार की अपनी तरफ से रेस्पॉन्स आए कि हमने यहां पर ट्रांसपेरेंसी के लिए आप लोगों को नहीं बताया है कि इसमें क्या क्या लगाया है, हमने इसमें बहुत सारी ऐसी मिसाइल्स लगाई हैं, हमने कुछ ऐसा काम इसमें किया है जो हम नहीं बता सके। कांग्रेस ने कहा तो बताइए, फिर बताइए आपने क्या क्या लगाया है। तो ऐसे में भारत सरकार ने बताने से डिफेंस पर्पजेस से मना कर दिया कि हम इसके साथ क्या लगा रहे हैं। वैसे अब दुनिया को लगभग पता चल गया है कि हमने मीटियोर और स्कैल्प मिसाइलें इसके साथ यूज की हैं, वो संभवतया राफेल के साथ साथ खरीदी गई थी। लेकिन सवाल हमेशा बने रहेंगे कि कितना करोड़ किसके लिए देना उचित होता है। ये सवाल आने वाले समय में पूछे जाते रहेंगे, लेकिन कांग्रेस इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर जो पीआईएल दायर हुई थी उसको सुना भी एक तरह से कहिए, लेकिन उन्होंने इस बात को रद्द कर दिया कि इसकी इन्वेस्टिगेशन कराई जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि सीबीआई के पास एफआईआर कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें कोई भी इर्रेगुलरिटी नहीं है। कांग्रेस का आरोप था कि अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए राफेल की डील को अनिल अंबानी के साथ कराने का सरकार ने प्रयास किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से क्लीन चिट दिया कि बोले किसी भी प्रकार का कोई कमर्शियल फेवरिज्म नहीं हुआ है कि अनिल अंबानी की कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए डैसॉल्ट का अनिल अंबानी से टाई अप कराया गया हो।
इस पर अनिल अंबानी की कंपनी भी बाहर निकल कर आई, उसने कहा कि देखिए बात ऐसी है कि डैसॉल्ट एविएशन के साथ हम प्राइवेट पार्टनर के रूप में जुड़े हैं, सरकारी पार्टनर के रूप में नहीं जुड़े और किसी ने हमारी मदद नहीं की है। खैर, इस बार के चुनाव में राफेल का मुद्दा नहीं रहा। हो सकता है देश इस मुद्दे को सही से नहीं समझ पाया या फिर राहुल गांधी जी सही से नहीं समझा पाए, क्योंकि देश के अंदर देशभक्ति जब साथ में जुड़ी होती है, सुरक्षा के मामले पर देश के लोग तुरंत संवेदनशील हो जाते हैं। लोगों को लगने लगता है कि राहुल गांधी जी कहीं ये तो जानकारी नहीं जुटाना चाहते कि उसके अंदर लगा क्या है, ये कोई बताए। अब जो भी है, लेकिन देश का पैसा है और देश का पैसा कहां खर्च हुआ ये जानने का हक आपको भी है और अपोजिशन को भी है। अपोजिशन ने अपने तरफ से जो काम किया वो काम फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया कि कोई जांच की बात ही नहीं है। फिर इसके बाद तो और आगे के रास्ते खुली गए। तो उसके आगे के रास्ते में फिलहाल भारत सरकार ने फिर से उससे बड़ी एक डील फाइनल कर ली है। 63,000 करोड़, पहले 54,000 ही था, अब 63,000 है, पहले 36 था, अब 26 है, और इसमें 26 राफेल मरीन एयरक्राफ्ट खरीदने की बात कही गई है। अब सवाल बनता है, सर 26 खरीदने की बात है, पहले 36 थी, अब ये क्या हो रहा है? तो कहा जा रहा है कि ये जो पहले खरीदे थे उससे भी ज्यादा एडवांस हैं। एडवांस क्यों है? असल में ये एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ने वाले फाइटर जेट्स हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर की मतलब क्या? मरीन का मतलब क्या है? समुद्र में रह करके चलने वाले। बाकी जो है वो तो लैंड से उड़ने वाले हैं, सतह से उड़ करके जाने वाले हैं। समुद्र के अंदर जो एयरक्राफ्ट कैरियर चलते हैं, उन एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ करके जाने वाले फाइटर जेट्स जो हैं वो ये वाले हैं। और इसी के लिए भारत ने हाल ही में राफेल मरीन एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी के साथ, इंडियन नेवी के लिए अभी एग्रीमेंट किया है। अब ये हुआ किस समय पर था? जिस समय भारत के अंदर पहलगाम आतंकी हमला हुआ था। 22 अप्रैल के बाद में लगातार देश के अंदर पाकिस्तान से प्रतिशोध का भाव ज्वार पर था, और उसी बीच में भारत सरकार ने 28 अप्रैल को यह डील कर ली, जिससे भारत का राष्ट्रवाद जो है उसके चलते राफेल पर अपोजिशन भी इस बार सवाल नहीं उठा पाया। उनको लगने लगा कि अगर हमने इस पर सवाल उठा दिया तो लोग हमसे ही सवाल ना करने लग जाएं कि तुम देश के साथ नहीं हो क्या। और जो जिस तरह से यह घटना हुई उसके बाद में फिर आगे चलकर 7-8 मई के आसपास तो जो ऑपरेशन सिंदूर हो ही गया। ऑपरेशन सिंदूर में राफेल से ही गोले दगवा दिए, राफेल से गोले दगवा दिए। इसके बाद तो राफेल ही राफेल होने लगा कि इसने बढ़िया काम कर दिया है, स्कैल्प मिसाइल चला दी है, मीटियोर चला दिया है, तो पूरी तरह से मामला सेट हो गया। मतलब इसके पीछे कहने वाले कुछ लोग ये भी बाद में एक कहानी गढ़ सकते हैं, और वो गढ़ने के लिए मतलब जैसे होता है ना, कुछ लोग कहानी बनाते बनाते कॉन्स्पिरेसी की कहानियां ड्रॉ करते हैं, उसमें एक कहानी ये भी हो सकती है कि पहलगाम हमले के बाद में 6 दिन के अंदर इतनी इंपॉर्टेंट प्लानिंग्स में सरकार ने 63,000 करोड़ की अगर प्लानिंग कर दी, इसका मतलब राफेल की खरीद के लिए सरकार को राफेल चलाना था, और राफेल की डील के अंदर तमाम तरह की बातें की जा सकती हैं। अपोजिशन पता नहीं कब इस बात के ऊपर भी अपना ध्यान लेकर आएगी कि ये डील कितनी सही, क्या गलत, कितना गलत है ना। अकाउंटेबिलिटी के नाम पर क्या होगा, फिलहाल के लिए ये सिक्योरिटी क्लॉज में है, और सिक्योरिटी क्लॉज में इसके अंदर से कोई भी जानकारी बाहर निकाल कर नहीं दी जा सकती। मुसीबत यह है कि सब राफेल सही कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने क्लेम किया कि उसने राफेल गिरा दिया। उससे एक बड़ा सवाल यह बनकर आया कि राफेल के शेयर गिर गए। बाजार में जब स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर गिरने लगे, लोगों के दिमाग में यह प्रश्न जरूर बैठ गया कि राफेल खरीदने में जल्दबाजी तो नहीं कर दी, या फिर राफेल ही क्यों खरीदना था जब दुनिया के और देश भी हमें बहुत सारे फाइटर जेट देने को तैयार थे। मतलब उधर की तरफ से अमेरिका F-35 देने को तैयार था, ये सुखोई देने को तैयार था, सुखोई देने को तैयार था, सुखोई का जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है वो देने को तैयार था। तो बोले ऐसे में ये रूस का फाइटर जेट ना लेकर हमने जो सस्ते में भी मिल रहा था और ट्रस्टेड पार्टनर है हमारा, हमने फ्रांस से ही क्यों लिया? पहला प्रश्न जो यहां पर उठा। दूसरा प्रश्न ये उठा कि राफेल अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो भारत क्यों नहीं राफेल के साथ डील को कैंसिल कर देता है? तीसरा, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम पर क्या राफेल बनाने वाली कंपनी हमें इंजन बनाने की तकनीकी देगी ताकि भारत भविष्य में मेक इन इंडिया के तहत यह काम कर पाए? क्योंकि भारत सरकार तो अपनी तरफ से कहती ही है कि हमें डिफेंस सेक्टर के अंदर आत्मनिर्भर बनना है। आज राफेल को बहुत से देश यूज में जरूर करते हैं, लेकिन वो सारे देश क्यों करते हैं? क्योंकि राफेल ने अपनी सिद्ध हस्तता मार्केट में सिद्ध की है। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर में अगर इसको कोई दिक्कत हुई है तो यह अपने आप में एक जांच का विषय है। यह सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि राफेल यह कहकर बेचा जाता है कि इसके अंदर अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाने की जरूरत नहीं है। राफेल को खुद पता चल जाता है कि उसकी तरफ फाइट आ गई है या उसको मिसाइल से टारगेट किया जा रहा है, सोचा भी जा रहा है उसके ऊपर मिसाइल चलाने के लिए, वो दिशा भांप लेता है। अपने ऊपर आने वाले अर्ली वार्निंग सिस्टम उसमें ऑलरेडी लगे हैं। बाकी और फाइटर जेट्स में क्या होता है कि ऊपर एक अवॉक सिस्टम और चलाया जाता है जो उड़ करके ये देख रहा होता है कि उनके ऊपर कोई मतलब अटैक तो नहीं आने वाला। ठीक है, इसके केस में ऐसा नहीं है, ये खुद से अवेयर है, और अगर खुद से अवेयर है फिर भी पाकिस्तानी अगर इसको टारगेट करने में कामयाब हुए, हालांकि सरकार ने खुलकर अभी कुछ नहीं बोला है, अगर ऐसा है तो यहां पर एक बड़ा प्रश्न बना रहेगा
क्या पता यही प्रश्न वो कारण था जिसके चलते डसो ने तुरंत टाटा के साथ टाई अप कर लिया कि चलो भाई आपके साथ निर्माण करते हैं। अब ये तो बहुत सारी बातें हैं जो आने वाले समय में निकलती रहेंगी कि फिलहाल इसके निर्माण के लिए तैयारी है, इसलिए तो नहीं हो गई कि राफेल डील के ऊपर इंडिया में एंटी सेंटीमेंट क्रिएट हो जाए कि इसको तो लेने की जरूरत नहीं है। देखिए एक चीज तो तय है कि अगर राफेल को नुकसान पहुंचा है तो निश्चित ही भारतीयों में उसको लेकर के जो फीलिंग या नैरेटिव है कि भाई राफेल हमने बहुत ही ताबड़तोड़ चीज खरीद ली है, 4.5 जनरेशन का राफेल हमने इतने हजार करोड़ में खरीदा है, अगर इतने हजार करोड़ में खरीदा अगर वो भी पिट के आ रहा है, यदि उसको टारगेट कर दिया जा रहा है तो फिर हमको और अच्छे की आवश्यकता होनी चाहिए थी और नया खरीदने से पहले हमें तय करना चाहिए था कि पुराना वाला हमने जो प्रोडक्ट लिया है वो सही निकले। तो इस चीज अपने आप में ना मतलब ये एक ऐसा वो स्टोरी कॉन्स्पिरेसी कहानी की तरह से गढ़ी जा सकती है कि ये तो कुछ खेला था रे बाबा, ठीक है। खैर ऐसे में फिलहाल के लिए भारत के अंदर राफेल का जो मेड इन इंडिया काम हो रहा है वो भी केवल बाहर का केसिंग बनाने का हो रहा है। मेक इन इंडिया में निश्चित ही भारत चाहता है कि डिफेंस सेक्टर में आने वाले समय 2030 तक ही हम 60,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करें। हमारे एक्सपोर्ट के लिए आवश्यक है कि जिनसे हम डिफेंस डील कर रहे हैं वो भारत में मेक इन इंडिया में पहले इन्वेस्ट करें और यहां से बने हुए माल को विदेश में बेचने जाएं। देखने वाली बात है कि भारत कैसे इस काम को कर पाता है। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत अपनी सुरक्षा के लिए और बेहतर क्या कर सकता है यह आपकी राय पर निर्भर करता है। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें